हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। हम आज बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी प्लेन सेकेंड ईयर की बात करेंगे। इसमें सिलेबस पर थोड़ी और डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम जो भी सिलेबस डिस्कस करेंगे वो जेजेटीयू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होगा, मतलब जेजेटीयू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही हमारी क्लासें भी होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी बुकें होती हैं। यह सब आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, जेजेटीयू हम बात करने वाले हैं बीएससी प्लेन या बीएससी बीएड, दोनों का सिलेबस सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, सेकेंड ईयर की हम मैथ के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि मैथ में अपने पास 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 3 पेपर होते हैं और 3 पेपर में कौन कौन सी बुकें होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। टोटल हमारे पास बुकें देखें मैथ में, तो आप सब जानते हो हमारे पास टोटल बुकें कितनी है, 7 बुकें हैं। और 7 बुकें हैं तो कौन सी बुक किस पेपर में आती है ये थोड़ा सा बता देता हूँ और इसके बाद हम आगे टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर। ठीक है, फर्स्ट पेपर में बात करें तो आपके पास 2 बुकें हैं, अग्रगत कलन दूसरी है आपके पास सदिश कलन। सेकेंड पेपर की बात करें, इसमें आपके पास 2 बुकें हैं, अवकल समीकरण और आंशिक समीकरण। ठीक है, ये बुकें हैं। लास्ट पेपर की बात करें, इसमें 3 बुकें हैं आपके पास, गति विज्ञान, दूसरी है आपके पास स्थिति विज्ञान और तीसरी है आपके पास द्रव स्थितिकी। ये 3 बुकें हैं आपके पास थर्ड पेपर में। तो टोटल बुकें कितने होगी, 2 ये और 2 ये और 3 ये, मतलब टोटल हमारे पास कितनी 7 बुकें हैं। फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में आपके पास अग्रगत कलन और सदिश कलन 2 बुकें हैं। सेकेंड पेपर में अवकल समीकरण, सॉरी ये अवकल समीकरण सेकेंड है क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ ली है अवकलन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है, 2 भाग है अवकल समीकरण के जेजेटीयू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले सेकेंड ईयर में अवकल समीकरण सेकेंड। उसके बाद है हमारे पास आंशिक समीकरण, गति विज्ञान, स्थिति विज्ञान और द्रव स्थिति की। बात करते हैं हम थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर में ये जो तीनों बुकें हैं वो किसका भाग है, फिजिक्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, मतलब ये फिजिक्स का ही पार्ट है। तो हम सबसे पहले शुरू करने वाले गति विज्ञान को थर्ड पेपर शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें 3 यूनिट एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, इसकी 1 यूनिट पूछी जाएगी, इसकी 1 यूनिट पूछ जाएगी। यदि इसको हम अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हम अच्छे से नंबरों से इसमें पास हो सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं कौन सी, गति विज्ञान। ठीक है, तो देखते हैं गति विज्ञान में पहला चैप्टर क्या है, कितनी यूनिट आपको एग्जाम में पूछी जाएगी इस बुक से, इस बात पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपसे 3 यूनिट पूछी जाएगी एग्जाम में, दूसरी, तीसरी और चौथी। हम सबसे पहले शुरू करने वाले यूनिट नंबर 3, जो कि आपका चैप्टर दे रखा है, पहला ही चैप्टर है वेग एवं त्वरण। तो हम इसी को शुरू करेंगे। हमारी यूनिट कौन सी शुरू होगी, सबसे पहले यूनिट नंबर 3 हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आप ये पहले रिमूव करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम किस बुक को शुरू करने वाला है, सबसे पहले डायनेमिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम गति विज्ञान। इसका हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है हमारे पास, यूनिट कौन सी होगी वो देख लो, यूनिट हमारी 3rd होगी, जो हम पहले शुरू करेंगे, यूनिट नंबर 3rd। ठीक है, इसका पहला चैप्टर है हमारे पास वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ठीक है,
ये हमारे पास पहला चैप्टर है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वेग एवं त्वरण। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा चैप्टर है, पहला चैप्टर है, यूनिट नंबर 3 का। ठीक है, और बुक का भी ये चैप्टर नंबर 1 ही आपके पास वेग एवं वेलोसिटी आपकी बुक का। ठीक है, तो वेग एवं त्वरण क्या होता है ये सब आप जानते हो, क्योंकि आप 11th-12th में फिजिक्स में पढ़ते ही आ रहे हो कि वेग एवं त्वरण क्या होता है। ठीक है, वेग की बात करें, सिंपल सी बात है, वेग क्या होता है, तो वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। त्वरण की बात करें तो ये क्या होता है, हमारे पास वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो हम शुरू करने वाले, इसमें पहला जो चैप्टर आपकी बुक में टॉपिक दे रखा वो क्या हमारे पास, रेक्टिलिनियर मोशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, यह हमारे पास कौन सा चैप्टर है, टॉपिक है, पहला टॉपिक इस चैप्टर का। ठीक है, तो यहाँ इसको हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम, सरल रेखीय गति। ये हमारे पास पहले मैंने बता दिया, इसको बोलते हैं हम वेग एवं त्वरण। अब देखो हम किस में बात करने वाले हैं, सरल रेखीय गति में वेग एवं त्वरण की बात करने वाले हैं। तो सरल रेखीय गति क्या होती है, नाम से स्पष्ट है, जैसा नाम है वैसे ही इसकी परिभाषा डेफिनेशन है। सरल रेखीय गति मतलब कोई कण सरल रेखा में गति करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति बोलते हैं। और इसी में हम किसको फाइंड आउट करेंगे, हम वेग एवं त्वरण को फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करते हैं वो देखो, ये हमारे पास ओ एक सरल रेखा है। ठीक है, ओ एक क्या है, सरल रेखा है। यहाँ बिंदु ओ से कोई कण चलना शुरू करता है और कहाँ पर आके रुक जाता है, बिंदु पी पर। मैंने क्या माना, कोई कण है, क्या है, कोई कण क्या कर रहा है, ओ बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और कहाँ पर आकर रुकता है, बिंदु पी पर आकर रुकता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब यहाँ देखो, ये दूरी मैंने मान ली x दूरी, इसने ओ बिंदु से कण जो चलना प्रारंभ करता है और बिंदु पी पर पहुंचता है, तो इसने दूरी कितनी तय की वो मैंने माना है सिर्फ। ठीक है, माना है x दूरी तय की। ठीक है, और समय इसको लगा वो भी मैं मान लेता हूँ, t समय में इसने x दूरी तय करके कहाँ पर पहुंचा, बिंदु p पर पहुंचा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन होता है। ठीक है, और यह कहाँ पर पहुँचता, जो बिंदु p पर जो कण है वो कहाँ पहुँचता है, कुछ समय बाद बिंदु Q पर पहुंचता है। यहाँ से इसने दूरी तय की डेल x। ठीक है, और समय इसको लगा डेल t। डेल की बात आ गई, मतलब ये इतना ज़्यादा दूर जाता नहीं है कण, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इतना गैप लिया, क्योंकि मैं यहाँ लेता इस Q बिंदु को तो आप समझने में थोड़ी हमको प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा गैप लिया। ठीक है, डेल आते ही आप समझ जाना डेल क्या होता है, कहीं पर भी डेल क्या है, हमारे पास काफ़ी छोटे मान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डेल मतलब बहुत छोटे मान को रिप्रेजेंट करता है, ये बात आप समझ लेना। ठीक है, यहाँ से ओ ए ओ पी की दूरी कितनी हमारे पास x है, ओ क्यू की बात करें तो कितनी हमारे पास x प्लस डेल एक्स है। समय कितना है, ओ क्यू में यहाँ से कण क्या है, ओ बिंदु से क्यू तक पहुँचता है। इस कंडीशन में हमारे पास समय टोटल कितना लगा, t प्लस डेल टी समय लगा। ठीक है, और दूरी होगी x प्लस डेल एक्स। मैं यहाँ लिख नहीं रहा, आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, माना ओ एक सरल रेखा है जिसके अनुदिश कोई कण गतिशील है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है आपको, t समय पश्चात कण की स्थिति बिंदु P है जहां OP इजिकल टू क्या है, हमारे पास x है। ठीक है, ऐसा आप लिखना, नहीं लिखो तो भी चलेगा, मैं यहाँ पर लिखाऊंगा नहीं, सीधा लिखूंगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो t समय पश्चात कण की स्थिति क्या है, हमारे पास t समय पश्चात कण की स्थिति है बिंदु P। ठीक है, और डेल टी समय पश्चात कण की स्थिति क्या है, t प्लस डेल टी समय पश्चात कण की स्थिति क्या है, आप देख ही सकते होंगे, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, डेल टी प्लस डेल टी समय पश्चात कण की स्थिति है हमारे पास क्यू बिंदु। ठीक है, मतलब t प्लस डेल टी समय में कण कहाँ पर है, क्यू पर है, और t समय में कण कहाँ पर है, बिंदु P पर है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। अब क्या हमारे पास देखो x, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सीधा, यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ। ठीक है, OP दूरी हमारे पास कितनी है, x है। ठीक है,
और ओ क्यू की बात करें कितनी है हमारे पास एक्स प्लस डेल एक्स है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। मैंने क्या ये दूरी लिखी, ठीक है। ओ पी के मध्य दूरी कितनी हमने मानी, एक्स मानी, और ओ क्यू की टोटल की बात करें तो हमारे पास कितनी है, डेल एक्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब क्या करें, देखो यदि मैं डेल टी का मान शून्य के मतलब जीरो की निकट लो तब क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा वो देखो। यदि मैं क्या करता हूँ, डेल टी यदि जीरो की ओर बढ़ता है, इस कंडीशन में क्या होगा वो देखो। डेल टी जीरो की ओर बढ़ा मतलब सिंपल सी बात है, जीरो की ओर कब बढ़ेगा, जब डेल टी का मान कम होगा। डेल टी का मान कम होगा तो ये कहाँ पर आने वाला है, इस बिंदु पी की ओर आने वाला। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेल टी यदि कम होगा, डेल टी में कमी होगी तो डेल एक्स में भी कमी होगी, ठीक है। डेल एक्स में कमी होगी तो ये क्यू पर जो कण है वो कहाँ पर आने वाला, बिंदु पी पर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्यों जो अग्रसर करेगा वो किसकी ओर करेगा, बिंदु पी पर, ठीक है। डेल टी यदि जीरो की ओर बढ़ेगा तो क्यू बिंदु भी पी की ओर जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं वो देखो। औसत वेग बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास होगा, आप पढ़ते ही आए होंगे। औसत वेग, औसत वेग इज इक्वल टू हमारे पास होता है विस्थापन बटे विस्थापन में लिया गया समय। लिया गया समय, ठीक है। ये हमारे पास औसत वेग होता है, ठीक है। तो हमारे पास विस्थापन कितना हुआ, ये विस्थापन क्या, डेल एक्स से एक दूरी ही है एक प्रकार से, मतलब बिंदु P से कण Q तक पहुंचता है तो इसके मध्य जो दूरी है वो क्या हमारे पास डेल एक्स है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास विस्थापन, तो डेल एक्स विस्थापन है। विस्थापन कितना हुआ हमारे पास, डेल एक्स हुआ। और कितना समय कितना लगा, विस्थापन में लिया गया समय, इस विस्थापन में समय कितना लगा हमारे पास, डेल टी लगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ डेल टी, मतलब औसत वेग बराबर में क्या लिख सकता हूँ, डेल एक्स अपॉन डेल टी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम किसको निकालेंगे, वेग को निकालेंगे, ठीक है। वेग कैसे निकाले वो देखो। माना बिंदु P पर वेग क्या है, मैं मान रहा, ठीक है। माना बिंदु P पर वेग v है। इस कंडीशन में क्या होगा, v इज इक्वल टू, लिमिट लेंगे क्योंकि हमारे पास क्या डेल्टा टी यदि जीरो की ओर बढ़ेगा, इस कंडीशन में हम लिमिट लेके चलेंगे। लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। मैंने बता दिया यहाँ पर औसत वेग क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन में लिया गया समय। हमारे पास विस्थापन क्या है वो देखो, विस्थापन तो हमारे पास डेल एक्स से है और इसमें समय कितना लगा हमारे पास, डेल टी, ठीक है। तो यहाँ से मैं जब इस डेल पे लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये किस में चेंज होने वाला है, डी एक्स अपॉन डी टी में। जब भी डेल पे लिमिट अप्लाई होगी वो डी में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट अप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। यही हमारा क्या है, वेग निकालने का फॉर्मूला है। हम इस फॉर्मूले से वेग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वेग निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं हम किसकी, त्वरण की। वेग की बात हो गई, अब त्वरण की बात करते हैं। त्वरण को कैसे निकालेंगे, ठीक है। त्वरण की बात करें, देखो इस बिंदु P पर हमें वेग क्या माना था, P माना था। इस बिंदु P पर वेग v है। तो बिंदु Q पर, बिंदु Q से डेल टी समय में अंतराल में विस्थापन कितना होगा, यहाँ पर विस्थापन की बात करें तो डेल v विस्थापन होगा, क्योंकि ये बहुत कम छोटे मान को रिप्रेजेंट करता है, डेल एक्स डेल टी। तो डेल टी समय में यहाँ सीधा लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ बिंदु P पर वेग क्या था वो देखो। बिंदु P पर वेग कितना था हमारे पास, v था, ठीक है। डेल टी समय अंतराल में, डेल टी समय अंतराल में डेल टी समय अंतराल में विस्थापन कितना हुआ, वेग में जो यहाँ पर बिंदु P पे तो वेग v है, यहाँ पर कितना होगा, डेल टी समय। डेल टी समय कहाँ से कहाँ तक है, बिंदु P से Q तक। इसमें वेग में कितना विस्थापन, वेग कितना हुआ, तो डेल v हुआ, ठीक है। बात क्लियर होगी यहाँ तक। टोटल वेग की बात करें, यदि टोटल वेग की बात करें, t प्लस डेल टी समय में वेग की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल t प्लस डेल टी समय में वेग की बात करें तो v प्लस डेल v होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब मैं क्या करता हूँ, माना बिंदु P पर वेग त्वरण, हमको त्वरण निकालना है। माना बिंदु P पर त्वरण a है, क्योंकि a है, ठीक है। हम त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से, ठीक है। त्वरण a है, तो इस कंडीशन में हमारे पास त्वरण निकालना है। तो त्वरण क्या होगा वो देखो, a इज इक्वल टू लिमिट
डेल टी टेंस टू 0, डेल टी समय अंतराल, डेल टी समय में, समय अंतराल लिखो, अंतराल में हुआ परिवर्तन, परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा, डेल टी। ठीक है, त्वरण निकालने के लिए तो डेल टी समय अंतराल में हुआ परिवर्तन, डेल टी समय में कितना, मैंने यहाँ पर लिख लिया डेल टी समय में, समय अंतराल में वेग में जो परिवर्तन हुआ वो कितना है, डेल वी है। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ इधर ऊपर से और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ए इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू, डेल टी समय में अंतराल, डेल टी समय अंतराल में हुआ परिवर्तन, सॉरी यहाँ पर वेग आएगा। ठीक है, मैं जगह की कमी इसलिए इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वेग लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। डेल टी समय अंतराल में वेग में हुआ परिवर्तन। ठीक है, कितना होगा, डेल टी, डेल टी समय अंतराल में वेग में हुआ परिवर्तन कितना होगा, डेल टी होगा। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, मैंने यहाँ लिख दिया, देखो डेल टी समय अंतराल, डेल टी समय अंतराल में हुआ परिवर्तन वेग में हुआ परिवर्तन। ठीक है, बटे क्या आएगा हमारे पास, डेल टी, यहाँ से आप देखो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, डेल टी समय अंतराल में वेग में कितना परिवर्तन हुआ, मैंने इधर बता दिया आपको, डेल टी समय अंतराल में वेग में हुआ परिवर्तन डेल वी है। ठीक है, हमारे पास डेल वी अपॉन डेल टी, यहाँ से डेल पे लिमिट अप्लाई होगी तो क्या होगा वो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये डी वी अपॉन डी टी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा त्वरण आ गया, त्वरण निकालने का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं त्वरण को ही, और कुछ फॉर्मूले हैं त्वरण के, 2 फॉर्मूले और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आया, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी आया। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, वी होता है। जो वेग मैंने आपको निकाल के बताया, वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। यहाँ से मैं वी की वैल्यू यदि यहाँ पर पुट करता हूँ तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, वो देखो डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। अब मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास त्वरण निकालने का ये आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं एक और फॉर्मूले की, जो हमारा लास्ट फॉर्मूला होगा वो क्या है, वो भी देख लेते हैं हम। ठीक है, हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी है। यदि मैं ऊपर नीचे क्या करता हूँ, डी एक्स का गुणा भी कर देता हूँ और डी एक्स का भाग कर देता हूँ। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, डी एक्स का मैंने क्या किया, गुणा किया और भाग किया, या आप ऐसे भी ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि डी एक्स का गुणा वो ऊपर नीचे गुणा किया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन डी टी डॉट डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, यहाँ से देख सकते हो, डी एक्स अपॉन डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी लिख सकता हूँ, वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। ठीक है, त्वरण निकालने का। तो त्वरण के कितने फॉर्मूले हो गए टोटल हमारे पास, 1, 2 और 3, और वेग का हमारे पास एक ही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इसी फॉर्मूले के बेस पर एग्जाम होंगे, एग्जाम्पल होंगे और क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। यह हमने वेग, अब एक इसमें छोटी सी बात और देख लेते हैं हम, क्या, डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ।
डॉट नोटेशन क्या है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, सीधा आपको खाली पता रहना चाहिए, ठीक है। डॉट नोटेशन, इसमें क्या होता है वो देखो, इसमें यदि dv की बात करें, dv अपॉन dt की बात करें, या d2x अपॉन dt की बात करें, dt स्क्वायर की बात करें, या dx अपॉन dt की बात करें, इसको हम डॉट नोटेशन में क्या लिख सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी बात करें तो इसको डॉट नोटेशन में हम v डॉट लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी बात करें तो इसको x डबल डॉट लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी बात करें तो x डॉट लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखा वो देखो, dv मतलब v का t के सापेक्ष एक बार अवकलन हो रहा है तो v डॉट आएगा एक बार, ठीक है। x का मतलब किसी का भी समय के साथ जितनी बार अवकलन हो रहा है इतनी डॉट ऊपर आएंगे, ठीक है। यदि यहाँ पर x का हमारे पास समय के साथ 2 बार अवकलन हो रहा है इसलिए डबल डॉट किया, यहाँ पर एक बार ही हो रहा तो x डॉट किया। ये डॉट नोटेशन आपको खाली पता रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।